दोनों में ही इंडस्ट्रीज में अच्छा खासा पैसा है, अच्छी खासी इज्जत है। तो अच्छे से समझेंगे दोनों ही पार्ट्स को। नाउ व्हाट आई एम गोना प्रोसीड टू इज द स्टेप्स विच यू हैव टू मेक श्योर दैट आप फॉलो करें टू इंश्योर एन एग्जेम्पशन फॉर योर सेल्फ इन टैक्सेशन। नाउ बिफोर आई टेल यू द स्टेप्स, मुझे आपको बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आप ये स्टेप्स फॉलो नहीं करते तो क्या दिक्कत हो जाएगी। जब हमें पता होता है ना रेड लाइट टापने पे 2000 का चालान लगेगा, तब हम रूल्स को फॉलो करते हैं। किसी भी इंसान को बोलिए ये रूल्स फॉलो करने हैं, तभी फॉलो करेगा जब उसको पनिशमेंट पता होगी। और रूल्स फॉलो करने पर जो मिल सकती है, कौन सी पनिशमेंट मिल सकती है। तो मैं पहले आपको वो पनिशमेंट बता देता हूँ, वो चीज़ बता देता हूँ जो कि आपको फेस करनी पड़ सकती है अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो नहीं करे, ताकि आप ज़्यादा ध्यान से सुन पाएँ और इन सारी चीज़ों को सीरियसली लें। देखिए, एक स्टूडेंट की जब भी आप जर्नी की बात करते हैं, सीए कोर्स की जर्नी की, तो शायद आप इतना तो मानते होंगे कि पहली अटेम्प्ट में सारे लेवल्स क्लियर होंगे ही होंगे। इतना कॉन्फिडेंस किसी भी इंसान को नहीं होना चाहिए, मुझे भी नहीं था, आपको भी नहीं होना चाहिए। कभी भी कोई भी इशू आ सकता है जिसकी वजह से मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग सकती हैं, और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। दी होल आइडिया इज, पहली अटेम्प्ट जो भी किसी भी स्टूडेंट की होती है, मान लीजिए किसी को 4 अटेम्प्ट्स लग जाती हैं कोई भी लेवल क्लियर करने में, 4 अटेम्प्ट्स बना दी मैंने, तो उसने जो पहली अटेम्प्ट दी होगी उसमें जितनी मेहनत करी होगी पहली अटेम्प्ट देने में, उतनी मेहनत वो इंसान कभी भी किसी भी और अटेम्प्ट के लिए नहीं कर सकता। क्यों? पहली अटेम्प्ट में स्टूडेंट क्लासेस भी लेता है, सारे कॉन्सेप्ट्स को पहली बार पढ़ता भी है। जिन भी चीज़ों का लॉजिक उसने पहली बार समझ लिया होता है, या तो सेल्फ स्टडी में या फिर क्लासेस के दौरान, वो सारे के सारे लॉजिक्स उस स्टूडेंट के साथ हमेशा रहेंगे पूरी ज़िंदगी भर। और वो दोबारा कभी भी क्लासेस नहीं लेने वाला सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में, फोर्थ अटेम्प्ट में। और क्लासेस की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ, सेल्फ स्टडी की भी अगर आप बात करते हैं, तो पहली अटेम्प्ट में आपने जो अंडरस्टैंडिंग बना ली है सब्जेक्ट की, उसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप बार बार एग्जाम लिखते रहेंगे, पहली अटेम्प्ट में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी अटेम्प्ट में। तो अगर पहली अटेम्प्ट में ही आपकी कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी गलत थी, आपने चीज़ों को समझा नहीं, सिर्फ रटना शुरू कर दिया, तो पहली अटेम्प्ट तो क्लियर होगी नहीं। और वो जो फेलियर आपको पहली अटेम्प्ट में देखना पड़ा है, उसको आप कभी भी पास में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? हर अटेम्प्ट में वही गलती कर रहे हैं जो कि पहली अटेम्प्ट में करी थी। पहली अटेम्प्ट में आपने गलत तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ा था, बार बार गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, और बार बार गलत तरीके से पढ़ के जब भी एग्जाम देंगे, क्या फेलियर को पास में कन्वर्ट कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट पहली अटेम्प्ट में आपने सारी जो भी मेहनत करी है किसी भी सब्जेक्ट को समझने में, इट शुड बी परफेक्ट। और वो परफेक्ट क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि पहली अटेम्प्ट में जितनी भी मेहनत करी गई है वो आपको एग्जाम्स में भी हेल्प करेगी, चाहे मल्टीपल अटेम्प्ट्स ही क्यों ना लग जाएं। और पहली अटेम्प्ट में मैं तो कह रहा हूँ, आप सीए बन भी जाते हैं तो भी प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन के निकलती है इन एग्जाम्स के दौरान, इस पढ़ाई के दौरान, उसी के बेसिस पे आपका कहीं ना कहीं करियर शेपअप करेगा। आप लोगों को कंसल्टेंसी उसी बेसिस पे देंगे। अगर पहली अटेम्प्ट में ही चीज़ें ढंग से नहीं पड़ी थी, तो रटी रटाई चीज़ों के बेसिस पे शायद सीए तो एक पल को बन जाएंगे, बट प्रैक्टिकली पैसे नहीं कमा पाएंगे, लोगों को कंसल्टेंसी कभी भी जिंदगी में नहीं दे पाएंगे। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहली अटेम्प्ट में जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से करिए, ताकि अगर आपने ये मेहनत एक बार अच्छे से कर ली, तो उसके बाद हो सकता है एक दो अटेम्प्ट्स आपको इस चीज़ की वजह से लग जाएं कि आपके लेटेस्ट एग्जाम से जस्ट पहले तबीयत खराब हो गई थी, कोई और मिस हैपनिंग हो गई थी, कोई ना कोई मिस एडवेंचर हो गया था आपके साथ, बट पास होके रहेंगे, जिंदगी में सक्सेस आपको मिल के रहेगी। क्यों? आपकी नॉलेज शानदार होगी। बट पहली अटेम्प्ट में अगर मेहनत ढंग से नहीं करी, ये जो स्टेप्स आपको मैं बताने वाला हूँ उनको फॉलो नहीं करा, तो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ठोकर ज़रूर खाएंगे, या तो एग्जाम्स में या फिर एक्चुअल ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। तो क्योंकि अब मैंने आपको वो पेनल्टी बता दी है जो कि आपको झेलनी पड़ सकती है इफ़ यू डू नॉट फॉलो ऑल ऑफ दी स्टेप्स, अब बात कर लेते हैं स्टेप्स की, जो कि शायद अब थोड़ा ज़्यादा सीरियसली आप सुनेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इन सारे स्टेप्स को फॉलो कर लीजिएगा टू इंश्योर एन एग्जामेशन फॉर योर सेल्फ, नॉट जस्ट इन टैक्सेशन। सारे ही सब्जेक्ट्स के अंदर एग्जामेशन आ सकती है अगर इन सारे स्टेप्स को आप फॉलो कर लेते हैं इन ऑल ऑफ दी सब्जेक्ट्स। और उसके साथ साथ जो भी रैंक आप सोचते हैं, शानदार से शानदार रैंक, वो ऑल इंडिया रैंक आपकी हो सकती है। बट ये सारी चीज़ें ज्यूडिशियसली फॉलो ज़रूर करनी पड़ेंगी। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपकी क्लास में खुद से फॉलो करवा दूंगा, लेकिन कुछ 3-4 चीज़ें मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप फॉलो करें, जो कि आपको ही करनी पड़ेंगी। मैं चाह के भी आपके बिहाफ पे वो चीज़ें नहीं कर सकता, वो आपको ही करनी पड़ेंगी। लेकिन करना क्या क्या होगा, मैं क्या क्या करवाऊंगा, आपको क्या क्या करना होगा, सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा अगले 5 मिनट। स्क्रीन की तरफ देखिए। सबसे पहला पॉइंट होने वाला है स्टडी फ्रॉम द बेस्ट स्टडी मटेरियल आउट देयर फॉर योर एग्जाम्स। अब किसी ना किसी स्टडी मटेरियल से एग्जाम आपका बनाया जाएगा, क्वेश्चन पेपर बनाए जाएंगे, और पेपर चेकर जो होगा उसको भी आंसर शीट जो दी जाएगी, मार्किंग स्कीम दी जाएगी कि भाई ये आंसर अगर आपको मिल जाता है स्टूडेंट की आंसर स्क्रिप्ट में, आप फुल मार्क्स दे देना, ये नहीं मिलता है तो मार्क्स काट लेना। ये सारी चीज़ें कौन सी बुक से निकल के आती है? ICAI के स्टडी मटेरियल से, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इनकी जो बुक होती है वहीं से क्वेश्चन आते हैं, और पेपर चेकर को भी आंसर्स उसी बुक से मिलते हैं। तो जब सारी चीज़ें होनी ही उस बुक से हैं, पेपर भी वहीं से सेट होना है, आंसर्स भी वहीं से आपके चेक होने वाले हैं, तो किसी और टीचर का मटेरियल क्यों रेफर करा जाए? दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन टू एवरी स्टूडेंट इज। बट अगर आप इंडस्ट्री में देखेंगे, ऑलमोस्ट एवरी टीचर टीचर्स फ्रॉम देयर ओन मॉड्यूल।
अब इसमें दुविधा स्टूडेंट्स के लिए क्या निकल के आती है, सारे टीचर्स जो हैं वो ICAI के स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते। काफ़ी सारे टीचर्स व्हाट दे गोना डू इज, आपके लिए चीज़ें सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि आपको क्लासेस में मज़े आए, चीज़ें लर्न करने में आसानी हो, लगे सब्जेक्ट तो कितना आसान हो गया है, टेक्निकल लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर देते हैं, विच इज़ अ स्ट्रिक्ट नो नो। क्यों स्ट्रिक्ट नो नो? पेपर में अगर आप वो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज लिखेंगे तो ऑलरेडी जो आपका मटेरियल 100% पे था ICAI का स्टडी मटेरियल, उसको ऑलरेडी आप 70% पे रीड करके गए थे क्लास में अपने टीचर के मटेरियल से, और प्रोड्यूस जब आपने करा होगा पेपर के अंदर तो वही 70% एग्जैक्ट तरीके से आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ काटा पीटी आपकी साइड से होगी। तो पढ़ना चाहिए था 100%, प्रोड्यूस करना चाहिए था 70%, लेकिन उल्टा आपने क्या कर दिया, पढ़ा 70%, प्रोड्यूस करा 40%, मार्क्स क्या निकल के आएंगे सोच के देख लीजिए। एंड दिस इज द प्रॉब्लम विच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेस। तो इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट आप पढ़ाई जहाँ से भी कर रहे हैं, आपका स्टडी मटेरियल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो कि रेप्लिकेट करे ICAI के स्टडी मटेरियल को, और सारे के सारे ICAI के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस भी करवा जाए। हमारी क्लास में क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इनकम टैक्स और GST की बात करते हैं, दोनों में हमारी हल्की हल्की डिफरेंट अप्रोच है। हम करते क्या हैं सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इनकम टैक्स और GST हम 100% ICAI का स्टडी मटेरियल कवर करने वाले हैं, लैंग्वेज में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगी। जो लैंग्वेज ICAI यूज़ करती है एग्जैक्टली वही लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा और लर्न करने के तरीके बताऊंगा, ताकि वही चीज़ आपके दिमाग में बैठे। 100% पढ़ के जाओ और उसका 80% भी अगर आप प्रोड्यूस कर देते हैं पेपर में, तो आपके 70-75% मार्क्स इजीली निकल के आ सकते हैं, अच्छी खासी एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हैं। अब मटेरियल किस तरीके से बनाए गए हैं, अगर आप बात करते हैं GST की, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी डायरेक्टली ICAI के स्टडी मटेरियल से, क्वेश्चंस भी सारे के सारे वहीं से डायरेक्टली प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि पेपर जहाँ से बनना है, क्वेश्चंस जहाँ से बनेंगे, आपके पेपर चेकर को आंसर्स जहाँ से मिलने वाले हैं, एक्जैक्टली वही सोर्स है जो आपको क्लास में पढ़ाई जा रही है। ये नहीं होगा पढ़ाऊंगा मैं आपको किसी मटेरियल से, क्लास खत्म होने के बाद, बैच खत्म होने के बाद आप वेरीफाई करते रह जाएंगे कि सब कुछ कवर हुआ था या फिर नहीं हुआ था, और उसके बाद दुविधा में पड़ के कि यार ये चीज़ तो सर ने कवर ही नहीं करी, फिर ICAI का मटेरियल पढ़ने लग जाएंगे। इतना टाइम आपके पास नहीं होगा, मैं डायरेक्टली आपको वहीं से पढ़ाऊंगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम टैक्स, उसमें मैं आपको पढ़ाता तो अपने मॉड्यूल से हूँ, लेकिन क्वेश्चन सारे के सारे ICAI के स्टडी मटेरियल से प्रैक्टिस करवाता हूँ। अब ये गोची आपके साथ क्यों होती है, क्या ये गोची है या फिर कोई ना कोई फ़ायदेमंद चीज़ है? बिल्कुल फ़ायदेमंद चीज़ है। कैसे है समझिए। ICAI का स्टडी मटेरियल रफली 1200 पेजेस जितना बड़ा है, और GST का मटेरियल कितना है, रफली 700 पेजेस के आसपास जितना बड़ा। जब आप 1200 पेजेस की बात करते हैं इनकम टैक्स की, 1200 पेजेस एक पल को पढ़ने, समझने, लर्न करने फिर भी आसान होते हैं, बट एग्जाम से पहले आपको सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिलने वाली है टैक्सेशन पेपर से पहले, पूरे के पूरे पेपर के कंटेंट को रिवाइज करने के लिए। थर्ड पेपर होने के बाद पेपर नंबर 4 जब मेरे पेपर का नंबर आएगा टैक्सेशन पेपर का, सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिलेगी, और उस एक दिन की छुट्टी में 1200 पेजेस इनकम टैक्स का स्टडी मटेरियल, 700-800 पेजेस GST का मटेरियल, या 2000 पेजेस फ्लिप करने भी आसान होते हैं, जल्दी से गो थ्रू करना नहीं होता आसान। उस टाइम पे आपको रिक्वायरमेंट होती है एक छोटे से मटेरियल की जिसमें सारा का सारा कंटेंट पुट आउट हो रखा हो, लेकिन क्वेश्चन से आपको फ्लिप थ्रू नहीं करना पड़े, छोटा सा कंटेंट जिसको आप जल्दी से अगर रिवाइज कर लें, पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए। कैसा लगेगा अगर मैं आपको बताऊं 1200 पेजेस के मटेरियल को मैंने 220 पेजेस के मटेरियल में कन्वर्ट कर रखा है, जस्ट 220 पेजेस। आपको लगेगा कि सर कुछ ना कुछ तो गोची है ही है। 1200 पेजेस के मटेरियल को अगर आपने 220 पेजेस में कन्वर्ट कर दिया है, या तो टेक्स्ट का जो फॉन्ट का जो साइज़ है वो बहुत छोटा होगा, नहीं है, ऐसा नहीं है। दूसरा डाउट आपके दिमाग में आ सकता है, हो सकता है सर आपने क्या कर दिया हो, कंटेंट कट कर दिया हो, कुछ ना कुछ काट दिया हो, जो भी सिलेबस का पार्ट हो कुछ नहीं काटा गया है, वो भी मैंने आपको बता दिया, एक भी चीज़ नहीं कटी है। फिर आपके दिमाग में आएगा सर 1200 पेजेस के 220 पेजेस बनाए तो बनाए कैसे? मैं आंसर देता हूँ। ICAI के मटेरियल में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे काट दिए गए हैं, मेरे स्टडी मटेरियल में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। ऐसा क्यों करा गया है कुछ ही मिनटों में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके साथ साथ अगर आप लैंग्वेज की बात करते हैं, इट हैज़ नॉट बिन मॉडिफाइड। जितनी टेक्निकल लैंग्वेज ICAI के मटेरियल में है उतनी ही टेक्निकल लैंग्वेज कुछ ना कुछ 1% आप ऊपर बोल सकते हैं मेरे मटेरियल में, नीचे तो नहीं होगी। बेराक से क्लोजर मिल जाएगी, दूर तो होती बिल्कुल नहीं दिखेगी। तो फिर ये मटेरियल में कंटेंट काटा कैसे गया है, पेज नंबर काटे कैसे गए हैं? पेज नंबर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस हटा के काटे गए हैं, और जो भी चीज़ रिडंडेंट थी, बार बार एक ही चीज़ लिखी गई थी ICAI के स्टडी मटेरियल में अननेसेसरली, उस चीज़ को काटा गया है। जैसे आपके 220 पेजेस का स्टडी मटेरियल निकल के आ गया है, जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप 60 मार्क्स पूरे के पूरे इनकम टैक्स से सिक्योर कर जाएंगे बहुत ईजीली। और क्वेश्चंस क्यों हटा दिए गए हैं? क्वेश्चंस इसलिए हटाए गए हैं दो चीज़ों की वजह से। सबसे पहली चीज़, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा मेंटल इंपैक्ट होता है जैसे ही आपको पता चलता है सिर्फ 220 पेजेस पढ़ने हैं, पूरा का पूरा इनकम टैक्स यानी कि 60 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। सोच के देखिए, 1200 पेजेस पढ़ना वर्सेस 220 पेजेस पढ़ना, बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटल इंपैक्ट होता है। दिमाग को एक छोटा सा गोल दिखता है कि यार ये तो मैं अचीव कर ही लूँगा, जल्दी से 60 मार्क्स सिक्योर करते हैं। और दूसरी चीज़, पेपर से एक दिन पहले आपको क्वेश्चंस रीड नहीं करने होते, तो दिमाग को क्यों फालतू में उस चीज़ पे टाइम लगवाया जाए
कि ये चीज़ क्वेश्चन की तरह दी गई है, इसको मुझे रीड नहीं करना, अगले कॉन्सेप्ट को ढूंढो और उसको पढ़ो, उसको रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ो। जल्दी से 220 पेजेस क्यों ना रिवाइज कर लिए जाएं, इस आइडियोलॉजी के साथ एक समरी सॉर्ट ऑफ मॉड्यूल बनाया गया है जिसमें लैंग्वेज को छोटा नहीं करा गया है, फॉन्ट साइज को छोटा नहीं करा गया है, नंबर ऑफ पेजेस रिड्यूस करने के लिए सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है। और मज़े की बात, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलता कि मेरा जो मटेरियल है उसको आप ब्लाइंडली उस पर फेथ कर लीजिए और कुछ और आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे एक स्टडी मटेरियल खोल के मत देखना, बस मेरे मटेरियल से पढ़ लो। मैं तो इनफैक्ट आपको खुद ये चीज़ करवाने वाला हूँ कि हर चैप्टर कंप्लीट करते ही उसके सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली हम कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, ICAI के स्टडी मटेरियल से। जिसकी वजह से होगा क्या, आपको दो फ़ायदे होने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, मेरे मटेरियल से सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो रिविजन के लिए 1 डे बिफोर द एग्जाम आपके पास एक छोटा सा मटेरियल होगा जिसको बस पढ़ना है, 60 मार्क्स सिक्योर्ड है। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ क्या होने वाली है, आप ICAI के मटेरियल से जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे मेरे ही साथ क्लास में, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि जितनी भी चीज़ें हमने क्लास में पढ़ी थी उनको पढ़ने के बाद मैं सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पा रहा हूँ या फिर कर पा रही हूँ। और उसके साथ साथ ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं आप, उनकी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा कि जो भी हमने क्लास में पढ़ा था एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज आपको ICAI के आंसर्स में भी देखने को मिल रही है, दस वेरीफाइंग दिस फैक्ट कि लैंग्वेज को ट्वीक नहीं करा गया है चीज़ें आपके लिए सिंपल बनाने के लिए। तो वो चीज़ भी आपकी साथ साथ क्रॉस वेरीफाई होते रहेगी। आपको बैच खत्म होने के बाद अलग से टाइम नहीं लगाना पड़ेगा इस चीज़ में कि ICAI के स्टडी मटेरियल से चेक कर लेता हूँ लाइन बाय लाइन, कोई चीज़ छूट तो नहीं गई सर से। वो चीज़ साथ साथ वेरीफाई होती जाएगी, आपको मुझ पर ब्लाइंड फेथ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बैच के साथ साथ प्रूव होती जाएगी। So this is what I do in my particular class to make sure that you are studying from the best study material out there. आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ जो भी आपको क्लास में पढ़ाई जाती है उसके पीछे लॉजिक ज़रूर समझिए। मैं ही आपको समझाऊंगा। और ये लॉजिक समझना इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, आपका 2000 पेजेस का स्टडी मटेरियल है पूरे के पूरे टैक्सेशन सब्जेक्ट का। अगर आप चीज़ें रटने लग जाएंगे तो रटने के लिए आपको मेरी ज़रूरत नहीं थी, आपको क्लास लेने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो आप खुद भी रट सकते थे। आपने क्लास क्यों ली है, चीज़ें समझने के लिए, ताकि ज़्यादा रटने की ज़रूरत ना पड़े। बिकॉज प्रैक्टिकली 2000 पेजेस नहीं रटे जा सकते, सिर्फ टैक्सेशन थोड़ी पास करना है, बाकी सब्जेक्ट्स भी पास करने हैं। तो इतना कुछ रटा नहीं जा सकता, प्रैक्टिकली भी नहीं रटा जा सकता, और आपको रटना चाहिए भी नहीं, क्योंकि एग्जाम्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल लाइफ उसको भी पास करना है, सिर्फ एग्जाम्स पास नहीं करने। और उस लाइफ के एग्जाम को पास करने के लिए आपको चीज़ें आनी चाहिए, तभी किसी भी इंसान को कंसल्टेंसी दे पाएंगे। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको हर चीज़ का लॉजिक पता होना चाहिए जो भी इनकम टैक्स एक्ट में या फिर GST एक्ट के अंदर है। यानी कि ये प्रोविजन बोलता क्या है, करता क्या है, वो तो पता होना ही चाहिए, लेकिन ये ऐसा बोलता क्यों है। अगर ये ऐसा नहीं बोलता तो क्या टैक्स प्लानिंग, टैक्स एविजन हो जाती। और उसके साथ साथ ये प्रोविजन आज के टाइम पे जो ऐसा बोलता है, क्या इसके बाद भी कोई टैक्स प्लानिंग, टैक्स एविजन हो सकती है क्या? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कौन बताएगा? मैं ही बताऊंगा क्लास के दौरान। बट यू शुड बी ओपन टू लर्निंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, यू शुड बी ओपन टू हियरिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये नहीं होना चाहिए सर जल्दी जल्दी बस कोर्स कंप्लीट करवा दो। कोर्स कंप्लीट करवाने में आपको ज़िंदगी में कभी भी मज़ा नहीं आने वाला टैक्सेशन में, और मैं चाहता हूँ आपको मज़ा आए टैक्सेशन पढ़ते पढ़ते मेरे साथ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एज सून एज अ चैप्टर इज ओवर लर्न इट यूजिंग द रिविजनरी वीडियोज विदाउट वेटिंग फॉर द बैच टू गेट ओवर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते क्या हैं, चैप्टर पे चैप्टर कंप्लीट होते जाते हैं, क्लास में डिटेल में आपको सब कुछ समझाया जाता है, लेकिन वो वेट करते रहते हैं उस सुहानी रात का, जिस रात में आपको मैं बोलूँगा हाँ जी गुड इवनिंग आखिरी बार, और आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा। वो कहते हैं सर एक बार बैच कंप्लीट हो जाए उसके बाद सारी की सारी क्लासेस में रिवाइज कर लूँगा, लर्न कर लूँगा। अरे भाई साहब 60-65 क्लासेस लग जाती हैं, 60-65 क्लासेस लग जाती हैं आपका पूरा बैच कंप्लीट होने में डिटेल्ड तरीके से। जब तक 65 क्लासेस कंप्लीट होंगी, आपको क्या लग रहा है पहली की जो 10 क्लासेस, 20-25 क्लासेस थी, क्या आपको वो बिल्कुल अच्छे से याद होंगी? एक एक वर्ड जो मैंने आपको बोला था नहीं याद होगा। और अगर आपने उस टाइम पे लर्न नहीं करा था जब मैंने वो क्लासेस कंप्लीट करवाई थी, वो चैप्टर्स कंप्लीट करवाए थे, आप लास्ट चैप्टर तक देखेंगे, स्टार्टिंग के जो इनिशियल फ्यू चैप्टर्स थे वो फेड अवे होने लग जाएंगे आपके दिमाग से, क्योंकि पूरा बैच कंप्लीट होने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। क्या 2 से 3 महीने किसी भी इंसान को ये सारी की सारी चीज़ें याद रहती हैं? नहीं रहती हैं, भूलने लग जाएंगे। ये गलती मत करिएगा, आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ ताकि ये गलती आप ना कर बैठें। तो आपको करना क्या है, जैसे ही कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है मैं आपको रिविजनरी वीडियोस दे दूंगा। चैप्टर कंप्लीट करने के प्रोसेस में हर छोटी सी छोटी चीज़ का डिटेल लॉजिक हमने समझा ही होगा। चैप्टर कंप्लीट होते ही आपको रिविजनरी वीडियो दे दी जाएगी जिसमें फास्ट ट्रैक तरीके से हम पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। उस रिविजनरी वीडियो को देखिए। आपको मैं ऑडियो वीडियो कह रहा हूँ, ऑडियो क्लिप्स भी दे दूंगा जिनसे आप ट्रैवल करते करते कहीं ना कहीं रिवाइज कर सकते हैं पूरे के पूरे चैप्टर को। तो आपको ये 2 रिसोर्सेज दे दी जाएंगी, इनका भरपूर फायदा उठाइएगा। किस चीज़ के लिए? चैप्टर कंप्लीट होते ही पूरे चैप्टर को लर्न करने के लिए। और लर्न करने में आपको मेरी हेल्प चाहिए। आप मुझसे चाहते हैं मैं कोई निमोनिक्स डेवलप करूं, पिक्चर मेमोरी डेवलप करूं आपकी किसी ना किसी तरीके से, ऑडियो क्लिप्स आपको दूं, आपको जो भी चाहिए मुझे बताइए क्लास में, मैं आपको बिल्कुल दूंगा। लेकिन लर्न जरूर करना है सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को जो भी आपको क्लास में बताए गए हैं कि इंपॉर्टेंट हैं किसी भी चैप्टर के अंदर।
तो वेट मत करिएगा बैच खत्म होने के लिए। अगर बैच खत्म होने के लिए वेट करेंगे, स्टार्टिंग की चीज़ें भूल चुके होंगे, क्लास लेने का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। क्लास ले ही रहे हैं तो ढंग से फ़ायदा भी उठाइए उसका। नेक्स्ट देखिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एज मेनी यूट्यूब क्विजेज एज पॉसिबल। यूट्यूब पे मल्टीपल आपके MCQ क्विजेज रखवाऊंगा, मैं ही रखवाऊंगा, तो उनमें पार्टिसिपेट करिएगा जितने भी मैं रखवाता हूँ। आपके पास मेल आ जाएगी या फिर किसी भी और तरीके से मैं आपके पास तक इंटीमेशन पहुंचा दूंगा दैट ये क्विजेज रखे जा रहे हैं इस पर्टिकुलर डेट पे और इस टॉपिक पे रखे जाएंगे। प्रिपेयर होके आइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट क्विजेस होने वाले हैं आपके लिए। आराम से अवेल करिए इनका बेनिफिट, पढ़ाई करके आइए और अपने आप को टेस्ट करिए। जब तक आप अपने आप को टेस्ट नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ कहाँ पे लैग कर रहे हैं, और सीधा पेपर आपके लिए टेस्टिंग ग्राउंड बन जाएगा। एग्जामिनर आपको टेस्ट करेगा और आपको ये झटके देगा कि तुम्हारी यहाँ पे प्रिपरेशन वीक थी। वेयर एज ऑन दी अदर हैंड, अगर मेरे इन MCQ क्विजेस के अंदर या फिर जो भी मॉक टेस्ट में कंडक्ट करता हूँ उनके अंदर आप गलतियाँ करते हैं तो आप उसी टाइम पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपने क्या क्या गलतियाँ करी। पेपर में उस पर्टिकुलर टाइम पे गलतियाँ नहीं करेंगे। नहीं तो पेपर में गलतियाँ कर करके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगा के सीखेंगे, उससे अच्छा है मेरे इन मॉक टेस्ट के अंदर, इन क्विजेस के अंदर गलतियाँ करिए, क्विजेस में ही चीज़ें सीख जाइए और पहली अटेम्प्ट में ही बढ़िया सा एग्जाम देके बढ़िया सा पेपर लिख के एग्जामिशन लीजिए, रैंक लीजिए और आगे बढ़िए अगले लेवल की तरफ। नेक्स्ट चीज़, गिव मॉक टेस्ट एंड गेट देम चेक्ड बाय योर टीचर। अब यहाँ पे मैंने योर टीचर क्यों लिखा, अपना नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सिर्फ मेरे सब्जेक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जिस भी सब्जेक्ट में आपने जिस भी टीचर से क्लास ली है उन टीचर्स को बोलिए सर हमारे मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाइए और उनको प्लीज़ चेक भी करिए, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन द मार्केट हु आर कंडक्टिंग मॉक टेस्ट, बट उनमें पेपर सेट करने वाले लोग भी ऐसे ही स्टूडेंट्स हैं, चेक करने वाले भी स्टूडेंट्स हैं जो कि एक्चुअली आपकी कमियां नहीं निकाल सकते आपकी आंसर शीट्स देख के। तो वो कुछ भी आपसे चार्ज कर लेंगे बट कमियां बहुत अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप मेरी बात करते हैं तो मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए मॉक टेस्ट मैं ही डिज़ाइन करने वाला हूँ और चेक भी मैं ही करने वाला हूँ एट नो फर्दर कॉस्ट। आपने क्लास ले ली है तो मॉक टेस्ट आपके चेक करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं भरपूर तरीके से निभाऊंगा, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए उस चेकिंग में। मैं पूरा का पूरा टाइम निकालूंगा एंड आपके मॉक टेस्ट मैं ही चेक करूंगा पेपर से पहले, ताकि मैं आपको पेपर से पहले वो गलतियां नोटिस करके बता पाऊँ जो कि शायद आपके लिए पर्सनली नोटिस करनी थोड़ी मुश्किल थी, क्योंकि कभी कभी हमें खुद नहीं पता चलता हमने एग्जाम में क्या गलती करी है और वो बार बार वही गलती हम दोहराते रहेंगे जब तक हमें कोई दूसरा इंसान ना बता दे कि भाई साहब आप ये गलती कर रहे हैं। तो जजिंग बाय माई एक्सपीरियंस I'll judge your copies, I'll grade them and then I'll tell you very personally कि इस क्वेश्चन में आपने ये चीज़ गलत करी, उस क्वेश्चन में वो चीज़ गलत करी, पेपर में ऐसा मत करिएगा। एंड दिस विल हेल्प यू इमेंसली। नेक्स्ट चीज़, फोकस ऑन इंप्रूविंग योर प्रेजेंटेशन। अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? लेटेस्ट से आपको 100% पेपर का कंटेंट आता था, जितना भी पेपर में पूछा गया था सब कुछ आता था, सब लिख सकते थे, बट प्रेजेंटेशन पे आपने काम नहीं करा था। तो यू स्टैंड टू लूज 25 to 30 मार्क्स जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट जितनी चीज़ें पूछी गई थी आपको 100% 100% तरीके से सारी की सारी चीज़ें आती थी, सिर्फ 25-30 मार्क्स लूज कर जाएंगे। क्यों? प्रेजेंटेशन का तरीका नहीं आता था। अब प्रेजेंटेशन में देखिए मैं दो चीज़ों की बात करता हूँ। सबसे पहली चीज़, क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है और उसके बाद प्रेजेंट कैसे करना है आंसर की फॉर्म में। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसके लिए कोई सिंगल थंब रूल नहीं है जो कि मैं वीडियो बना के आपको बता पाऊँ कि इस थंब रूल को फॉलो कर लीजिए सारे चैप्टर्स आपके निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। चैप्टर टू चैप्टर वेरी करेगा। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के जो क्वेश्चंस हैं उनको किस तरीके से पढ़ना है, पहले कौन सा पैराग्राफ पढ़ना होता है, पहले टेबल पढ़नी होती है, पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़नी होती है, पहले लास्ट पैराग्राफ पढ़ना होता है, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना होता है, हर चैप्टर के हिसाब से वेरी करेगा। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के लिए मैं आपको डिफरेंट टेक्निक बताऊंगा, टोटल इनकम चैप्टर के लिए डिफरेंट टेक्निक बताऊंगा, PGBP चैप्टर के लिए डिफरेंट टेक्निक बताऊंगा, क्लबिंग चैप्टर के लिए डिफरेंट टेक्निक बताऊंगा। और आप देखेंगे ये जो टेक्निक्स है अगर आप फॉलो करने लग जाते हैं तो आपके सारे के सारे चैप्टर के क्वेश्चंस एक हम तरीका बना देंगे जिस तरीके से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व होते जाएंगे। और वो मोस्टली जगह जहाँ पे स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं वहाँ पे आप गलतियाँ नहीं करने वाले। कुछ भी रटने के लिए नहीं बोलूँगा, बिल्कुल लॉजिकल चीज़ें बताऊँगा कि कहाँ पे आपको क्या करना है और क्यों करना है, सब चीज़ें एक्सप्लेन करी जाएंगी। और उस तरीके को अगर आप फॉलो करते हैं तो क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करेंगे, सबका सही ट्रीटमेंट देंगे और पेपर में उसको प्रेजेंट किस तरीके से बेस्ट तरीके से आप कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा कब, जब हम ICA के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो ये वाला पार्ट भी मेरे ऊपर, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता जा रहा हूँ और ऑलमोस्ट अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारी की सारी मैं ही आपकी करवाऊंगा क्लासेस के दौरान। नेक्स्ट एक और चीज़ देख लीजिए जो कि अगेन मैं ही करवाऊंगा। डू नॉट यूज़ मल्टीपल स्टडी मटेरियल्स फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट। काफ़ी बार हमारी ये टेंडेंसी होती है दैट क्लास जब खत्म होने वाली होती है ना उस टाइम पे आपका कोई दोस्त आएगा और वो बोलेगा मैं इस टीचर से पढ़ रहा हूँ, इनका मटेरियल एक बार खोल के देख, अच्छा मटेरियल है। कोई इंसान नहीं कह रहा कि मेरा स्टडी मटेरियल जो कि है मार्केट में वो सबसे शानदार मटेरियल है, कोई और टीचर का मटेरियल बेटर नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, आपको किसी और टीचर के मटेरियल में कोई टॉपिक ज़्यादा बेटर तरीके से लेट डाउन मिलता है, बिल्कुल उसको अडॉप्ट करिए, लेकिन मेरे ही मटेरियल में उसको लिख लीजिएगा। या फिर ICA के स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं तो उसी में लिख लीजिएगा। अपना एक प्राइमरी मटेरियल ज़रूर चूज़ करिए, चूज़ करने में जितनी भी रिसर्च करनी है करिए, बट आफ्टर यू चूज़ अ सिंगल मटेरियल
उसी में चीज़ें इंकॉर्पोरेट करिएगा, चार चार मटेरियल से पढ़ाई मत करिएगा, बिकॉज लास्ट एक डे के लिए आपके पास सिंगल बुक होनी चाहिए जो कि आप रिवाइज कर पाएँ, जल्दी से गो थ्रू करके रिकैपिचुलेट कर पाएँ सारे प्रोविजंस। आपके पास इतना टाइम नहीं होने वाला कि तीन तीन बुक्स अगर आपने तीन तीन ऑथर्स की पकड़ रखी हैं तो तीनों बुक्स को आप एक एक करके रिवाइज कर जाएँ, इतना टाइम प्रैक्टिकली नहीं होने वाला। तो ये गलती मत करिएगा कि एक ही सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल स्टडी मटेरियल से पढ़ाई कर रहे हैं। एक ही अडॉप्ट करिए, मल्टीपल स्टडी मटेरियल से कुछ कुछ देखना चाहते हैं, अडॉप्ट करके लिखना चाहते हैं, कर सकते हैं, बट इतना टाइम प्रैक्टिकली नहीं होगा कि सारे स्टडी मटेरियल्स पढ़ भी पाएँ और वन डे वाली रिविजन में भी पढ़ पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चूज अ टीचर वाइजली बाय डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो नहीं होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। बाय डूइंग रिसर्च ऑन हिज मटेरियल, टीचिंग स्टाइल, डाउट सॉल्विंग, हैव फेथ ऑन हिम बट डू नॉट ट्रस्ट एनीथिंग ब्लाइंडली। तो आपको शायद पढ़ के लग रहा होगा सर ये तो आपने अपने अगेंस्ट ही चीज़ लिख दी। नहीं, मैंने अपने अगेंस्ट चीज़ नहीं लिखी है, समझने की कोशिश करिए। मैंने लिखा क्या, जो भी टीचर आप चूज़ करते हैं उनको बहुत वाइजली चूज़ करिए, टाइम पूरा लगा के चूज़ करिए। टाइम आपको किस चीज़ पे लगाना चाहिए, उनका मटेरियल देखिए। मैंने आपको क्या बताया, मटेरियल में काफ़ी सारे टीचर्स आपके लिए चीज़ें आसान बनाने के लिए जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल की लैंग्वेज है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, बट क्या वो सही तरीका है पढ़ाने का? नहीं सही तरीका है। वो आपको मार्क्स कभी भी फैच नहीं करवाने वाला, एज सिंपल एज दैट मे साउंड टू यू। क्लासेस में लगेगा सब कुछ सिंपल है, सब कुछ मज़ेदार है, मज़े आ गए, सर ने सब कुछ समझा दिया, लेकिन मार्क्स नहीं आने वाले और आपको समझ भी नहीं आएगा मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। और मार्क्स किस लिए नहीं आ रहे होंगे, आप वो लैंग्वेज लिख ही नहीं रहे जो कि एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है, जो कि पेपर चेकर पेपर में देखने की कोशिश कर रहा है। तो हमेशा मटेरियल पे रिसर्च करिए जिस भी टीचर की आप क्लासेस लेने की सोचते हैं, अगर क्लासेस लेने की सोच रहे हैं तो। अगर उनका मटेरियल आपको लगता है आईसीए के मटेरियल से मैच करता है, आईसीए के वो सारे के सारे क्वेश्चंस करवा रहे हैं, आईसीए की लैंग्वेज को इन्होंने ट्वीक नहीं कर रखा है, तो उस केस में आप वो क्लासेस ले सकते हैं। ऐसे ही साथ में देखिएगा टीचिंग स्टाइल, काफ़ी सारे टीचर्स के टीचिंग स्टाइल से हम रिलेट कर पाते हैं, कुछ से रिलेट नहीं कर पाते। देयर इज नो सिंगल बेस्ट टीचर फॉर एवरी वन आउट देयर। मैं सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट टीचर कभी भी नहीं हो सकता। हो सकता है आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगे, हो सकता है नहीं अच्छा लगे। अगर लगता है अच्छा तो ही आप कंसिडर करिएगा मेरी क्लासेस, अदरवाइज आपको ऐसा टीचर जरूर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए जिनका टीचिंग स्टाइल आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करवा पाता है क्लासेस से। एंड लास्टली, डाउट सॉल्विंग, दिस इज अ वेरी वेरी ओपन थिंग जो कि आपको इंश्योर करनी चाहिए दैट आपकी ये पुट इन टू प्लेस कर दी गई है बिफोर यू टेक एनी क्लासेस और बिफोर यू ज्वाइन एनी क्लासेस। जब भी आप कोई भी क्लास लेंगे आपके भर भर के डाउट्स आते भी हैं और आने चाहिए भी। वो डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगी, इतनी एश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए। और मैं अगर पर्सनली आपको एश्योरेंस देना चाहूँ तो मैं आपको ये बता सकता हूँ बहुत ज़्यादा खुशी के साथ दैट हमारी किसी भी क्लास के अंदर देयर इज नॉट इवन ए सिंगल स्टूडेंट जो कि कभी भी क्लेम कर पाए दैट विद इन 24 आवर्स उनके डाउट सॉल्व नहीं होते। और ऐसा क्यों हो पाता है, मैं आपको छोटा सा तरीका बता देता हूँ। अगर डाउट्स की बात करी जाए तो मैं ऐसी कभी भी भेदभाव नहीं करता कि अपने जो स्टूडेंट्स है क्लास के स्टूडेंट्स उनके डाउट सॉल्व करता हूँ, बाकी स्टूडेंट्स को रिप्लाई नहीं करता। ऐसा कभी भी नहीं होता मेरी क्लासेस में। मैं सबके डाउट्स को रिप्लाई करता हूँ, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरी क्लास के स्टूडेंट हो या फिर नहीं हो। बट कुछ डेज पे जब ऐसा होता है कि इतने सारे मैसेजेस हो जाते हैं दैट इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, उस टाइम पे आई हैव टू प्रायोरिटाइज, बिकॉज जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरी क्लास ली है उनके लिए अकेला मैं ही टीचर हूँ जो कि उनको रिप्लाई कर सकता है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके जो भी डाउट्स हैं वो ओपन नहीं रहने चाहिए, वो क्लोज होने ही चाहिए। व्हाट आई डू इज़, मैं उन स्टूडेंट्स को ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। कैसे? मेरे सारे के सारे जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर मेरे फ़ोन में सेव्ड होता है, ताकि उनके कोई भी डाउट्स आएँ तो वो विद इन 24 आवर्स रिप्लाई होके ही रहें। एंड देयर इज नॉट इवन ए सिंगल स्टूडेंट जिसको मैंने आज तक रिप्लाई ना करा हो विद इन 24 आवर्स। कभी कभी हो जाता है कि बाई चांस गलती से मैसेज रह जाता है, स्टूडेंट पॉपअप कर देता है कि सर ये बाई चांस डाउट रह गया था, उसको रिप्लाई कर दिया जाता है। एंड अगेन जैसे कि मैंने रिपीट करा, मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी ऐसे नहीं करता कि आपने क्लास नहीं लिया तो आपके डाउट्स में सॉल्व नहीं करने वाला। बट व्हेन इट कम्स टू प्रायोरिटाइजिंग, जिस टाइम पे सारे डाउट्स रिप्लाई नहीं करे जा सकते, तो आई नो जो दूसरा स्टूडेंट है जिन्होंने मेरी क्लास नहीं ली उन्होंने किसी और टीचर से ज़रूर क्लास ली होगी एंड दे हैव सम अदर टीचर टू गो टू फॉर देयर डाउट्स। बट मेरे स्टूडेंट्स, उनके पास कोई और टीचर नहीं है जिनके पास जाके वो डाउट्स पूछ सकते हैं, तो एटलीस्ट मुझे इनको प्रायोरिटी ज़रूर देनी चाहिए। दिस इज समथिंग विच आई एम एथिकली रिस्पॉन्सिबल टू डू। सो दिस इज वॉट आई डू फॉर माई स्टूडेंट्स। अब आगे मैंने क्या लिखा, हैव फेथ ऑन योर टीचर। जो भी टीचर आपने इतनी मेहनत करके, इतनी मेहनत मशक्कत करके चूज़ करा है कि ये मुझे अच्छा टीचर लगा, उनकी क्लासेस लीजिए, उन पर भरोसा रखिए, लेकिन ब्लाइंड फेथ मत करिएगा कि इनके मटेरियल में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मैं आईसीए के मटेरियल को चेक ही नहीं करने वाला। काफ़ी टीचर्स के मटेरियल में होगा क्या, आप उसी से पढ़ाई करेंगे, उसी से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और आईसीए का स्टडी मटेरियल छू के भी नहीं देखेंगे। पेपर होने के बाद झटका लगेगा कि आईसीए के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस कवर नहीं थे आपके मटेरियल में, या फिर उनकी लैंग्वेज डिफरेंट थी वगैरह वगैरह। तो अगर आपके टीचर जो हैं आपको आईसीए का स्टडी मटेरियल खुलवाते भी नहीं क्लास के अंदर, उसको चेक ज़रूर करिएगा। ब्लाइंड फेथ कभी भी किसी भी इंसान पे मत करिएगा, मुझ पे भी मत करिएगा। मैं आपको खुलवाऊंगा क्लास के अंदर ही आईसीए का स्टडी मटेरियल, क्वेश्चंस करवाने के टाइम पे भी, और जीएसटी में तो पूरी ही पढ़ाई हम वहीं से करते हैं।
नेक्स्ट चीज, ऑलवेज स्टे अपडेटेड विद द अमेंडमेंट्स दैट आईसीएआई कीप्स ऑन इंट्रोड्यूसिंग इन द सिलेबस एंड इनकॉर्पोरेट द सेम इन द मेन मटेरियल। काफ़ी बार होता क्या है, आपको पता ही नहीं चलता कि आईसीएआई ने कोई ना कोई अमेंडमेंट्स आपके सिलेबस का पार्ट बना दी है, या फिर कोई ना कोई टॉपिक था जो भी आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। तो उस पर्टिकुलर केस में मैं आपको कैसे हेल्प करता रहता हूँ और कैसे कर सकता हूँ हेल्प। हमारी टीम क्या करती है, सारे के सारे स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम जब भी कोई भी अमेंडमेंट्स आती है आपके पास मेल या फिर व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेशन जाएगी ही जाएगी, जिसमें आपको बता दिया जाएगा दैट ये पेजेस अमेंड कर दिए गए हैं बाय वे ऑफ एन ओमिशन, मतलब कुछ हटा दिया गया है, कुछ ना कुछ ऐड कर दिया गया है, या फिर कुछ ना कुछ रिप्लेस कर दिया गया है। जो भी चेंज आएगा उसके पीछे एक्सप्लेनेटरी वीडियो मेरी आपके पास आएगी ही आएगी। मेल पे आपके पास उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक भी आ जाएगा। ये नहीं कि आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं है और नोटिफिकेशन बाई चांस आपको नहीं मिलती तो आपकी वो अमेंडमेंट ही छूट जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको यूट्यूब पे सब्सक्राइब होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास मेल जाने ही जाने वाली है, जिस मेल पे आपको बता दिया जाएगा कि इस क्लास में कोई अमेंडमेंट आई थी, इस आईसीआई की नोटिफिकेशन के थ्रू अमेंडमेंट की वीडियो ये रही, एक्सप्लेनेटरी वीडियो, अमेंडमेंट डीकोडर मटेरियल उसकी पीडीएफ कॉपी ये रही, सारी की सारी चीज़ें आपको मेल पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ताकि कभी भी ऐसा ना हो आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको पता ही नहीं उससे पहले क्या क्या अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं आपके बैच कवर करने के बाद। और क्योंकि टैक्सेशन के अंदर अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा आते रहती हैं, यू नीड टू बी अपडेटेड विद ऑल ऑफ दी अमेंडमेंट्स। और जिस भी प्राइमरी मटेरियल से आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आईसीआई का स्टडी मटेरियल, चाहे मेरा स्टडी मटेरियल, चाहे किसी भी टीचर का स्टडी मटेरियल, उसी मटेरियल में अमेंडमेंट्स को अपडेट भी कर दीजिएगा, ऐड भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट चीज़ देखिए, डू अ प्रॉपर एबीसी एनालिसिस ऑफ ऑल ऑफ द टॉपिक्स इन योर सिलेबस। इतना बड़ा सिलेबस है 2000 पेजेस का, सब कुछ प्रैक्टिकली लर्न नहीं करा जा सकता, विच इज़ वाई जब टाइम की कमी पड़ती है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास एबीसी एनालिसिस हो, जहाँ पे ए का मतलब क्या है, कैटेगरी ए टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करने ही पड़ेंगे किसी भी तरीके से, बाय हुक और क्रुक आपको लर्न करने ही चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। देन देर आर कैटेगरी बी टॉपिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट हैं, लर्न करने चाहिए, लेकिन इन पर कंपैरेटिवली कम टाइम लगाना है व्हेन यू कंपेयर देम विद कैटेगरी ए टॉपिक्स। एंड देन कम्स कैटेगरी सी टॉपिक्स, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्या इंपॉर्टेंट ये भी हैं, बिल्कुल पेपर में पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, लेकिन पूरे पेपर में मिला के 10 से 20 मार्क्स से ज़्यादा के ये नहीं आ सकते कैटेगरी सी टॉपिक्स। कैटेगरी ए टॉपिक्स रफली 60 मार्क्स के आसपास के आ जाएंगे, और कैटेगरी बी टॉपिक्स आपके 20 से 30 मार्क्स उससे ज़्यादा के नहीं आ सकते। तो इंपॉर्टेंट तो देखिए तीनों ही चीज़ें हैं, आइडियली आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए, बट जब टाइम की कमी पड़ती है तब मैं किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँ, किस चीज़ पे कम फोकस करूँ, इस टाइप का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड मोस्टली आपको एनालिसिस ऐसा दिया जाएगा कि ये चैप्टर कैटेगरी ए टॉपिक है, ये चैप्टर कैटेगरी सी टॉपिक है। मेरे हिसाब से वो एनालिसिस बिल्कुल थर्ड क्लास है। क्यों? सोच के देखिए, मान लीजिए मैं आपको एक चैप्टर बता देता हूँ 200 पेजेस का, जो कि 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो दूसरा चैप्टर मैं आपको बता देता हूँ लेटेस्ट से 10 पेजेस का, जो सिर्फ 1 मार्क के लिए पूछा जाता है हर अटेम्प्ट में। आप कौन से चैप्टर को पढ़ना चाहेंगे? दोनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। वो जो 200 पेजेस का चैप्टर है 20 मार्क्स के लिए आता है, वो भी 1 मार्क पर 10 पेजेस के लिए आपको दिलवा रहा है, और ये जो चैप्टर है जो कि 10 पेजेस का है 1 मार्क के लिए आता है, ये भी आपको 1 मार्क पर 10 पेजेस की मेहनत पे दिलवा रहा है। तो क्या कुछ खास डिफरेंस निकल के आया? नहीं। तो कैसे मैं उस 20 मार्क्स वाले चैप्टर को बोल दूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 1 मार्क वाला जो 10 पेजेस का चैप्टर था ये कम इंपॉर्टेंट है? ज़्यादा अच्छा एनालिसिस कब निकल के आता है? जब आप चैप्टर वाइज एनालिसिस ना करें, टॉपिक वाइज एनालिसिस करें। यानी कि वो जो 200 पेजेस का चैप्टर था उसमें 20 मार्क के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बताओ कौन से कॉन्सेप्ट्स बार बार पूछे जाते हैं, कौन से कम पूछे जाते हैं, क्योंकि उन 200 पेजेस में सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। क्लासेस के साथ साथ आपको एबीसी एनालिसिस भी करवाया जाएगा, टॉपिक वाइज चीज़ें बताई जाएंगी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? काफ़ी बार पूछा गया है, या फिर लेटेस्ट इसमें कोई अमेंडमेंट आई थी, कोई चेंज आया था बाय वे ऑफ फाइनेंस एक्ट या फिर सरकार का कोई भी एक्ट। ऐसे ही मल्टीपल रीजंस की वजह से कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड आई डोंट इवन एक्सपेक्ट कि आपको खुद से पता हो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और इसको मैं बखूबी निभाऊंगा भी। क्लास में मैं आपको बता दूंगा कौन सा टॉपिक कैटेगरी ए है, कौन सा कैटेगरी बी है, कौन सा कैटेगरी सी है, एंड यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली इन द केसेस जब भी आपके पास कमी होने वाली है टाइम की। नेक्स्ट चीज़ देखिए, प्रिपेयर अ लॉजिक्स रजिस्टर टू नोट डाउन एवरीथिंग न्यू दैट यू पर्सनली फाउंड यूजफुल। अब ये कलर क्यों चेंज हो गया बैकग्राउंड का? अभी तक तो डार्क ग्रे था, एकदम से ब्लू पे हम क्यों आ गए हैं? अभी तक की जितनी भी चीज़ें थी वो सारे स्टेप्स थे टू इंश्योर एग्जामिशन एंड टैक्सेशन एंड अ रैंक फॉर योर सेल्फ इन सी एग्जाम्स। बट वो सारे के सारे स्टेप्स मैं ही आपके क्लास के दौरान इंश्योर करवा देता, सारे के सारे करवा भी दूंगा। बट अब कुछ छोटी मोटी चीज़ें आने वाली हैं जो कि आपको अपनी साइड से इंश्योर करनी पड़ेंगी कि आप खुद फॉलो करिए। ये मैं चाह के भी आपके बिहाफ पे नहीं कर सकता, नहीं तो ये भी कर देता। आपके बिहाफ पे मैं एग्जामिनेशन हॉल में भी बैठने को तैयार हूँ, बस आप आईसीए को मना लीजिए। आईसीए नहीं मानेगी, विच इज़ वाई देर आर सर्टन थिंग्स जो कि आपको खुद करनी पड़ेंगी, जिनमें सबसे पहली चीज़ क्या है, यू हैव टू प्रिपेयर अ लॉजिक्स रजिस्टर टू नोट डाउन एवरीथिंग न्यू दैट यू पर्सनली फाउंड यूजफुल। क्लास के दौरान आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जो कि आपके मटेरियल का पार्ट नहीं होने वाली, आपके सिलेबस का पार्ट डायरेक्टली नहीं होने वाली, सिलेबस से रिलेटेड होंगी डेफिनेटली। मैं आपको अपने चाचा ताऊ की कोई कहानियाँ नहीं सुनाने वाले बचपन की,
कि कोई भूतिया कहानी सुना रहा हूँ, मेरे चाचा को एक बार ये वाला भूत मिला था इस खाली सुनसान सड़क पे, नहीं, वो सब बकवास नहीं होने वाली। लेकिन जितनी भी मैं आपको स्टोरीज बताऊंगा दे विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू योर सिलेबस, बट एक्स्ट्रा नॉलेज होने वाली है जो आपके लिए बिल्कुल आपको मेन कॉन्सेप्ट्स लर्न करने में हेल्प करने वाली है, उनको याद करने में हेल्प करने वाली है। बट डायरेक्टली आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए स्टडी मटेरियल में आपको नहीं मिलने वाली, मेरे स्टडी मटेरियल में या फिर आईसीआई के स्टडी मटेरियल में। तो वॉट यू शुड डू इज आइडियली आप एक लॉजिक्स रजिस्टर बना के रखिए। हर क्लास में मैं आपको जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ उसको लिखते जाइए, क्लास वाइज, टॉपिक वाइज। जैसे कि मेरी बुक में पेज नंबर 7 पे कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको एक्स्ट्रा लॉजिक बता दिया, तो नोटबुक में क्या करिए, सबसे पहले तो नोटबुक को नंबर कर लीजिए 1 2 3 4 ऐसे करके। और मान लीजिए नोटबुक के पेज नंबर 1 पे वो लॉजिक आप लिख रहे हैं, तो रेफरेंसिंग क्रॉस रेफरेंसिंग आपको कैसे करनी है, बुक में लिख लीजिएगा पेज नंबर 7 पे कि मैंने नोटबुक के पेज नंबर 1 पे कुछ ना कुछ लिखा है इस पेज नंबर 7 के किसी टॉपिक के को रिलेट करता हुआ। और नोटबुक के पेज नंबर 1 पे आप क्या दे देंगे, बुक के पेज नंबर का रेफरेंस दे देंगे जिसके रिस्पेक्ट में आप कुछ ना कुछ नोटबुक में लिख रहे हैं। बुक के पेज नंबर 1 पे मैं रेफरेंस दे दूंगा पेज नंबर 7 का, तो दोनों में क्रॉस रेफरेंसिंग हो गई। मुझे किसी को भी खोल के अगर देखना है लेटेस्ट से पेज नंबर 7 ऑफ द बुक, मेरी बुक का, उसको अगर आप खोलते हैं तो आपको दिख जाएगा नोटबुक के पेज नंबर 1 पे इस पेज पे लिखी हुई किसी चीज़ के बारे में आपने कुछ ना कुछ लॉजिक लिख रखा है। ऐसे शानदार क्रॉस रेफरेंसिंग होती है। ये नहीं होता कि अंधाधुंध कहीं भी नोट्स रजिस्टर में कुछ ना कुछ लिखते गए, ढूंढा ही नहीं जा रहा पेपर के टाइम पे। तो अच्छे से क्रॉस रेफरेंसिंग करिए और उस क्रॉस रेफरेंसिंग में लॉजिक्स लिखते जाइए। आपको लगेगा सर ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे वैसे भी याद रह जाएगी। अरे भाई बाद में काट लेना ना, अभी क्यों अवॉइड कर रहे हो लिखना। अगर आपने अभी अवॉइड कर दिया लिखना और बाद में लेटेस्ट से भूल गए, बैच खत्म होने के 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, और रिकलेक्ट करने की कोशिश करिए, कभी रिकलेक्ट नहीं कर पाएंगे। वेयर एज अगर लिख रखा होगा तो बैच खत्म होने के बाद उसको एरेज कर देना, काट देना। अगर आपको लगता है तो मुझे अभी भी याद है, सर ने 3 महीने पहले पढ़ाया था, मुझे अभी भी ये लॉजिक याद है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, काट दीजिएगा। बट लिख डेली बेसिस पे लीजिए ताकि ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रिटेन ज़्यादा अच्छे से हों। और वैसे भी जो चीज़ें आप लिख के रिटेन करने की कोशिश करते हैं वो वैसे ही ज़्यादा अच्छे से रिटेन होती है। लिखने के टाइम पर डाउट्स भी बहुत अच्छे निकल के आते हैं, मुझसे पूछ भी पाएंगे। तो थोड़ी मेहनत करिए, कैसे, लॉजिक्स रजिस्टर मेंटेन करके। और जो भी आपको क्लासेस में नई नई चीज़ें बताई जाती हैं, टैक्स प्लानिंग, टैक्स एविजन की टेक्निक्स, कैसे सरकार रोक रही है चीज़ों के पीछे लॉजिक वगैरह वगैरह, जो भी आपको यूजफुल लगता है लिखिए क्लास के दौरान। नेक्स्ट चीज़, revise daily using 1/4 rule. This is probably one of the most important advice that I'm going to give you in this particular session. डेली बेसिस पे आपको 1/4 रूल यूटिलाइज करके रिवाइज करना ही करना है। अगर आप इसको जुडिशियसली फॉलो कर लेते हैं, बिलीव मी, क्लास के दौरान आप 4 बार पूरे के पूरे सिलेबस को रिवाइज कर जाएंगे और क्लास के साथ साथ आप देखेंगे आपको सब कुछ लर्न हो गया है। अलग से एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे, बस 1/4 टाइम, जितना भी आप टाइम क्लास पे स्पेंड करते हैं उसका 1/4 टाइम डेली मेरे हिसाब से यूज़ कर लीजिएगा, यूटिलाइज कर लीजिएगा। आप देखेंगे क्लास के साथ 4 बार आप मेरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाएंगे। एंड दिस इज अ टेक्निक विच यू कैन अगेन यूज इन एनी सब्जेक्ट, सिर्फ टैक्सेशन के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। देख लीजिए टेक्निक यूज़ कैसे करनी है। यहाँ पे मैंने आपके मल्टीपल डेज बना रखे हैं, देखिए 1/4 रूल, डे 1, डे 2, 3, 4, 5, 6, 6 दिन मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बना दिए। आगे भी डेज आपके ऐसे ही चल सकते हैं। ये कोई 6 दिन वाली ट्रिक नहीं है कि 6 दिन लगा दी और उसके बाद 4 रिविजन हो जाएंगी पूरे के पूरे सब्जेक्ट की, नहीं। जब तक आपकी पढ़ाई चलते जाएगी आपको ये डेली बेसिस पे ये सब करना होगा। क्या, जितना भी टाइम आप पढ़ाई पे स्पेंड कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 6 घंटे आपने पढ़ाई पे स्पेंड करा है स्टडी करने पे, तो रिविजन पे आपको इसका 1/4 टाइम लगाना पड़ेगा, इम्प्लाइडली 1.5 घंटे लगाने पड़ेंगे। तो इस 6 घंटे में जब आपने पढ़ाई करी इस डे, डेली बेसिस पे लेटेस्ट से 2 क्लासेस आप 3 घंटे की देख रहे थे या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे थे 6 घंटे की, तो आपको 1.5 घंटे की रिविजन करनी है। जिसमें आपको करना क्या है, देखिए इस 1.5 घंटे को हमने 3 पार्ट्स में स्प्लिट करा। जिस 1.5 घंटे में से 15 मिनट में आपको ये रिवाइज करना है जो कि आपने डे 3 पे पढ़ा था। जितना भी 6 घंटे में डे 3 में पढ़ा था आपने, उसको 15 मिनट में रिवाइज करना है। जितना भी आपने 6 घंटे में डे 4 पे पढ़ा था, वो आपको यहाँ पे इस 1.5 घंटे में कितने टाइम में रिवाइज करना है, 30 मिनट्स में। और जितना भी आपने इस डे पे 6 घंटे में पढ़ा था, उसको आपको इस 1.5 आवर्स में रिवाइज करना है, कितने टाइम में, 45 मिनट्स में। जब मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन करा है, लेटेस्ट से आपने मेरी 2 क्लासेस देख ली थी, डे नंबर 5 पे टोटल 6 घंटे का कंटेंट देख लिया था। जब मैं आपको बोल बोल के चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, चीज़ों का लॉजिक समझ रहे हैं, और बोलने में ऑफकोर्स कम स्पीड निकल के आती है एज़ कम्पेयर टू रीडिंग। तो इसी 6 घंटे की क्लास को रिवाइज करने के लिए क्या आपके लिए 45 मिनट सफिशेंट होने वाले हैं, बिल्कुल मोर देन सफिशेंट होने वाले हैं, ऐसा आपको पता चल जाएगा। और 45 मिनट्स अगर आपने इस पर लगा दिए रिवाइज करने के लिए, पहली बार जब आप खुद से बस स्किम कर रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं टॉपिक से, तो मुझे एक छोटी सी चीज़ बताइए। पहले तो मैंने आपको ये क्लास यहाँ पे पढ़ा दी थी 6 घंटे लगा के मेहनत करके, 2 क्लासेस। उसके बाद अगले दिन आपने इसको 45 मिनट्स में रिवाइज कर दिया है। जब इसके अगले दिन आप इसको रिवाइज करेंगे सेम क्लास को, क्लास डे नंबर 5 की 2 क्लासेस को, तो एक बार तो क्लास में पढ़ लिया था, एक बार इस दिन रिवाइज कर लिया 45 मिनट्स लगा के, अगले दिन क्या 45 मिनट्स लगने वाले हैं, नहीं, सिर्फ 30 मिनट्स लगने वाले हैं। और सेम क्लास को अगले दिन दोबारा रिवाइज करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 15 मिनट्स लगने वाला है। और वही पैटर्न आपको यहाँ पे फॉलो होता दिखेगा। देखिए डेली बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, आप ये जो 1.5 घंटे का टाइम दे रहे हैं, इस 1.5 घंटे में
पिछले दिन की क्लास पे 45 मिनट्स लगा रहे हैं, उससे पिछले दिन की क्लास पे 30 मिनट्स लगा रहे हैं, और उससे भी पिछले दिन की क्लास पे सिर्फ 15 मिनट्स लगा रहे हैं। क्यों? इस प्रोसेस को जब आप फॉलो करने लग जाते हैं, आप क्या देखेंगे, हर दिन की क्लास को मैं अगले दिन में 45 मिनट्स में रिवाइज करूंगा, उसके अगले दिन 30 मिनट्स में, और उसके अगले दिन 15 मिनट्स में रिवाइज करूंगा। एक प्रोसेस आपका चालू हो जाएगा। डेली बेसिस पे आप 3 क्लासेस रिवाइज कर रहे होंगे, जस्ट एक दिन पुरानी 45 मिनट्स में, उससे एक दिन पुरानी 30 मिनट्स में, और उससे भी एक दिन पुरानी 15 मिनट्स में। अगर ये प्रोसेस आप डेली बेसिस पे फॉलो करने लग जाएंगे, 3 बार क्लास के साथ आप सब्जेक्ट को रिवाइज कर जाएंगे, और एक बार तो मैंने आपको पढ़ाया ही होगा बहुत ज़्यादा डिटेल में विद इन द क्लास इटसेल्फ। होगी 4 बार रिविजन्स एक पर्टिकुलर टॉपिक की। और अगर इस चीज़ को आप क्लास के साथ करने लग गए, चैप्टर खत्म होने के बाद रिविजनरी वीडियोस देख ली, कोई इंसान आपके साथ ये नहीं कर सकता खिलवाड़ पेपर के टाइम पे कि आपसे कोई टॉपिक पूछ लिया जाए और आपको लगे ये मैंने पढ़ा भी था। ऐसा कभी नहीं होने वाला। क्यों? क्लास के साथ आपने इतने शानदार तरीके से पढ़ाई करी है, अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग। आपको चीज़ें क्लास के साथ साथ लर्न होने लग जाएगी, और कॉन्फिडेंस इतने शानदार लेवल का निकल के आएगा कि आप कभी भी एग्जामिनेशन के बारे में नहीं सोचेंगे, सीधा रैंक के बारे में सोचने लग जाएंगे, और वो चीज़ें आपको अचीवेबल लगने लग जाएंगी। तो दिस इज द 1/4 रूल दैट यू हैव टू फॉलो फॉर एवरी सब्जेक्ट। जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं दिन में, उसका 1/4 टाइम दे दीजिएगा रिवीजन के लिए, जिसमें आपको 3 पार्ट्स में रिवाइज करना है। किसी भी डे पे जब आप रिवीजन के टाइम की बात करते हैं, पिछले 3 दिन के कंटेंट को रिवाइज कर लीजिएगा। हर क्लास के लिए सेम फॉर्मूला, हर रिवीजन वाले डे के लिए सेम फॉर्मूला, पिछले 3 दिन की क्लासेस आपको रिवाइज करनी है। वही चीज़ें देखिए आपको यहाँ पे लिखी भी मिल रही है। तो दिस इज द 1/4 रूल, एंड आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस कि ये चीज़ आप फॉलो करेंगे जुडिशियसली जो ड्यूरिंग दिस होल कोर्स। स्टार्टिंग की 10 क्लासेस या 20 क्लासेस पे फॉलो करके इसको भूल नहीं जाएंगे। अगर भूल जाएंगे, अपने साथ ही कुछ ना कुछ खिलवाड़ करेंगे, और उसके बाद एग्जामिनर आपके साथ पेपर में खिलवाड़ करेगा। वो चीज़ से अपने आप को बचाने के लिए प्लीज़ इन सारी चीज़ों को फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट चीज़, प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन ICAI स्टडी मटेरियल एंड डू मार्किंग्स एज पर योर एक्सपीरियंस। मैंने आपको क्या बोला? क्लास के साथ साथ लॉजिक समझिए सारी की सारी चीज़ों का, ABC एनालिसिस करिए, मार्क करवाऊंगा मैं आपको क्लास में चीज़ें। उसके बाद चैप्टर जैसे ही खत्म हो जाता है, रिविजनरी वीडियोस देखिए, चीज़ को अपने दिमाग में डालिए, चाहे लर्निंग टेक्निक्स खुद से बना के या फिर मेरी हेल्प सीख करके। और जैसे ही सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस की खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। मैं तो करवाऊंगा ही, खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा। और जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना, चेक करिएगा कि इतनी सारी चीज़ें जब मुझे लग गई थी, मुझे लर्न हो गई है, क्या एक्चुअली लर्न हुई थी, मैं क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर पा रहा था। अगर नहीं कर पा रहे, किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पे भी अटक रहे हैं, उस चीज़ को मार्क कर लीजिए, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए एक वीक पॉइंट है। हर इंसान का वीक पॉइंट डिफरेंट होता है। आप मार्क करिए अपने मटेरियल में कि आप कहाँ पे अटक रहे हैं, क्योंकि आप जहाँ पे अटक रहे हैं वहाँ पे आप ही अटक रहे हैं। कोई और इंसान ऐसा नहीं होने वाला दुनिया में जो कि एग्जैक्टली वहीं पॉइंट्स पे, उन्हीं पॉइंट्स पे हर क्वेश्चन में अटकता है जहाँ पे आप अटकते हैं। तो ये यूनिक चीज़ है। अगेन, मैं आपको मार्क करके नहीं दे सकता। मैं किसी चीज़ में अटकूंगा, आप किसी चीज़ में अटकेंगे। आपको आइडेंटिफाई करना है आप कहाँ पे अटकते हैं, और उन चीज़ों को मार्क कर लीजिए, ताकि उस चीज़ पे आप बार 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 अटेंशन कहीं ना कहीं अपनी डाइवर्ट करें, और उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करते जाएं, पेपर तक इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि पेपर में उस चीज़ पे ना अटके। तो ये चीज़ भी जो मार्किंग वाली है, ये मार्किंग भी आपको ही करनी पड़ेगी एज पर योर एक्सपीरियंस, कि आप इस स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस करने के दौरान कहाँ पे अटकते थे, इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग जो भी आपको क्लास में दे दी गई थी, एंड ऑल ऑफ द लर्निंग, ऑल ऑफ द रोट लर्निंग, जिसको हम रट्टा मारना कहते हैं, जो कि आपने कर लिया था। रट्टा मारना भी इंपॉर्टेंट है, रट्टा मारने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन समझे बिना रट्टा मारना, उसमें बहुत ज़्यादा बुराई है। कुछ चीज़ें रट्टा मारनी ही पड़ती हैं, जैसे कि लिमिट्स की बात करिए, पेनल्टीज़ की, टाइम लिमिट्स की, वो रटनी ही पड़ती हैं, उनमें कोई लॉजिक नहीं होता। बट उनके आगे पीछे की जो चीज़ें हैं, उनका तो लॉजिक समझ लो, ताकि सब कुछ ना रटना पड़े। दैट इज़ वॉट वी गोना डू। नेक्स्ट चीज़, हैव अ हैबिट ऑफ आस्किंग डाउट्स ऑन अ डेली बेसिस विदाउट एनी हेजिटेशन। मैंने आपको अपना नंबर अभी दे दिया है, देखिए स्क्रीन के बॉटम पे आपको देखने को मिल रहा है 8929737672। इस नंबर पे जब भी आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, टेलीग्राम मैसेज कर लीजिए, प्रेफरेबली व्हाट्सएप करिएगा। ऑडियो नोट भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, आपका नंबर मेरे मोबाइल में सेव्ड होगा, और आपको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आप एक प्लीज़ पॉपअप मैसेज दे दीजिएगा। बाई चांस आपका मैसेज रह गया होगा, रीड करने से सारे मैसेजेस के अंदर कहीं ना कहीं दब जाता है कभी कभी कोई ना कोई मैसेज, तो गलती से रह गया होगा, तभी ऐसा हो सकता है 24 आवर्स के विद इन आपको रिप्लाई ना मिले। तो पॉपअप दे दीजिएगा, डेफिनेटली विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिल के ही रहेगा। अब ये रिप्लाईज की मैं बात क्या कर रहा हूँ, किस चीज़ के रिप्लाई की बात कर रहा हूँ, आपके डाउट्स की बात कर रहा हूँ। आपके पास डाउट्स भर भर के आने चाहिए। क्यों मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, लॉजिक्स जो आपको चीज़ों के समझने हैं, ये सिर्फ एग्जाम्स क्लियर करने के लिए नहीं समझने हैं, ज़िंदगी क्लियर करने के लिए समझने हैं, ज़िंदगी में पास होने के लिए समझने हैं। और वो ज़िंदगी में पास कैसे होंगे, जब टैक्सेशन को समझ पाएंगे। जिस भी इंसान को सिर्फ किताबी चीज़ें आती हैं, उस इंसान से कंसल्टेंसी मैं कभी नहीं लेने वाला, कोई और इंसान कभी नहीं लेने वाला, क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में बहुत भरे हुए हैं। बीकॉम वाले जो लोग हैं वो भी टैक्सेशन पढ़ते हैं, LLB करने वाले लोग वो भी टैक्सेशन पढ़ते हैं। देर आर अ लॉट ऑफ कोर्सेज जिनके शायद आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, वो भी टैक्सेशन पढ़ते हैं। तो कोई भी इंसान एक CA के पास क्यों आएगा, और आपके पास प्रिसाइजली क्यों आएगा? मार्केट में बहुत सारे CAs हैं जिनको टैक्सेशन का टी नहीं पता, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं। क्यों?
सिर्फ एग्जाम के पर्पसेस के लिए पढ़ लिया था, चीज़ें रट के पास तो हो गए, लेकिन प्रैक्टिकली कभी कंसल्टेंसी दे पाएंगे क्या? नहीं। प्रैक्टिकल डाउट सॉल्व कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। तो आपको वैसा इंसान नहीं बनना, आपको चीज़ें समझनी है, और समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, जहाँ पे भी आपको डाउट्स आते हैं आप मुझसे पूछिए, डाउट्स पूछिए। आपने अब मेरे को अपने टीचर की तरह चूज़ करा है, तो मुझे अपॉर्चुनिटी भी दीजिए। आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स आ रहे हैं, जितनी भी उथल पुथल हो रही है, तो मैं सॉल्व कर पाऊँ। और कभी भी शर्माइएगा मत। स्टूडेंट्स के दिमाग में जो शर्म है वो कहीं ना कहीं खा जाती है स्टूडेंट को। स्टूडेंट सोचता है मैं सर से डाउट पूछूंगा, सर कहेंगे कितना बचकाना डाउट है, कुछ उल्टा सुल्टा ना बोल दें। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ आज ही बता देता हूँ। आपका डाउट चाहे आपको कितना ही बेतुका, कितना ही छोटा क्यों ना लग रहा हो, मैं हमेशा सॉल्व करूंगा, और इतनी ग्रेसफुली सॉल्व करूंगा कि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये मैंने क्या डाउट पूछ लिया, क्यों पूछ लिया। वो सिचुएशन आपके सामने में कभी भी नहीं लेके आने वाला, चाहे छोटे से छोटा डाउट क्यों ना हो। मैं इस चीज़ को रियलाइज़ करता हूँ कि आपकी स्टूडेंट स्टेज है, अभी आपको कुछ भी नहीं पता है टैक्सेशन के बारे में, पहली बार आप रूबरू हो रहे हैं सब्जेक्ट से एट सी इंटरमीडिएट लेवल। तो आपके डाउट्स आने जाहिर सी बात है, बिल्कुल नॉर्मल है। उसमें आपको शर्माने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितने डाउट्स पूछेंगे उतना ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि उतनी ही क्लैरिटी आपके दिमाग में मैं बना पाऊंगा। और जितना छोटा डाउट उतनी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि छोटे से छोटा डाउट भी अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो वो तो बहुत ज़्यादा रिक्वायर करता है कि उसकी क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। बड़े डाउट्स भी मैं आपके क्लियर कर दूंगा, छोटे डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपका डाउट सिलेबस से रिलेट करता है या नहीं करता है। मुझसे पूछ लीजिए, सिलेबस से बाहर का होगा मैं आपको बता दूंगा सिलेबस से बाहर का है। खुद से अपने आप को ये सोच के मत रोक लीजिएगा ये डाउट तो सिलेबस से बाहर का है, सर से पूछूं या फिर नहीं पूछूं। पूछ लीजिए, बाहर का होगा मैं बता दूंगा, खा नहीं जाऊंगा आपको। तो डाउट्स आपने पूछिए, जितने भी आते हैं पूछिए। मेरे को कहीं ना कहीं लगना चाहिए कि स्टूडेंट कितने सारे डाउट्स पूछ रहे हैं, मज़े आ रहे हैं मुझे डाउट सॉल्व करने में। आपको ये नहीं होना चाहिए सर से डाउट्स पूछूंगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। पूछ के तो देखिए। दिस इज इट। मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई। अगर आप इन स्टेप्स को इंश्योर कर लेते हैं कि आप फॉलो कर रहे हैं, कोई इंसान आपको नहीं रोक सकता शानदार से शानदार एग्जामिशन लाने में, और शानदार से शानदार ऑल इंडिया रैंक लाने में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जिंदगी में सक्सेसफुल होने से कोई भी इंसान आपको नहीं रोक सकता। सारी चीज़ें फॉलो कर लीजिएगा बैच के दौरान। मैं आपको फर्स्ट क्लास में सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप फॉलो कर लेते हैं बैच के दौरान इन सारी चीज़ों को, आप टैक्सेशन के इतने शानदार प्रैक्टिशनर बनेंगे जिसकी कंसल्टेंसी लेने के लिए मैं भी लाइन में लगा हूँगा। और वही दिन मैं आपके लिए देखना चाहता हूँ, बट उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी? आप कहीं ना कहीं लॉजिक सारी चीज़ों का समझिए, और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी इनको फॉलो कर लीजिएगा। क्योंकि पहली अटेम्प्ट, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, इसमें जितनी भी मेहनत कोई भी स्टूडेंट करता है वो ही हमेशा आपकी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी, आपके एग्जाम्स में भी और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी। और मज़े की बात, जितनी मेहनत आप इंटर लेवल पे कर लेते हैं ये आपको रिजल्ट्स ला के देगी, नॉट जस्ट एट द इंटरमीडिएट लेवल, ये फाइनल लेवल पे भी रिजल्ट्स ला के देगी। क्यों? जितना भी टैक्सेशन में आपको पढ़ाने वाला हूँ इंटर लेवल पे, सारा का सारा वर्ड बाय वर्ड आपको सेम देखने को मिलेगा सीए फाइनल लेवल पे, और इससे ज़्यादा कुछ आपको एक्स्ट्रा एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे। लेकिन जो अभी तक पढ़ाया जा रहा है वो भी आपका कवर कर देगा 40 to 50 मार्क्स का पेपर एट सी ए फाइनल लेवल। तो अगर आपने अभी मेहनत नहीं करी, ना तो इंटर लेवल पे मार्क्स आएंगे, ना फाइनल लेवल पे मार्क्स आएंगे, और ना ही प्रैक्टिकल लाइफ में खुश हो पाएंगे टैक्सेशन कभी भी पढ़ के। कभी भी कोई भी क्वेरी आएगी टैक्सेशन की, आंसर नहीं कर पाएंगे। अभी मेहनत कर ली तो इंटर लेवल पे भी मार्क्स, फाइनल लेवल पे भी मार्क्स, और प्रैक्टिकल लाइफ में तो खुशी के मौके आते ही रहेंगे इस चीज़ की वजह से। तो दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू टेल यू। ये सारे के सारे स्टेप्स प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, कभी भी ज़िंदगी में रिग्रेट नहीं करेंगे कि आपने टैक्सेशन ढंग से क्यों नहीं पढ़ी। तो दिस इज व्हाट वी गोना डू। अब स्टार्ट करते हैं किसको? पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। और पहले हम किसको पढ़ने वाले हैं? जीएसटी को कंप्लीटली कवर कर लेंगे, सीधा आईसीआई के स्टडी मटेरियल से करेंगे। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था, मेरा इनकम टैक्स का स्टडी मटेरियल आपके घरों तक पहुंच चुका होगा। उसी स्टडी मटेरियल से 220 पेजेस, रफली इतने पेजेस का जो मटेरियल है, जो कि लेटेस्ट अमेंडेड मटेरियल होने वाला है फॉर May 2021 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट्स, उस मटेरियल से पढ़ाई करना शुरू करेंगे। किसकी? इनकम टैक्स की। और इतना बड़ा सब्जेक्ट आपको लगेगा कितना छोटा सा बन गया है। कैसे? जब हम चीज़ें सारी की सारी समझ लेंगे, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई होती जाएंगी। उसके बाद लर्न करने की टेक्निक्स, एबीसी एनालिसिस, प्रेजेंटेशन टिप्स वगैरह वगैरह, मैंने आपको पूरी चीज़ बता दी कि इस बैच में मैं आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई सब आपको फॉलो करनी है। जिसमें इतनी सारी स्लाइड्स जो मैंने आपको बताई थी, रफली 10 चीज़ें, वो सारी की सारी मैं आपके लिए करने वाला हूँ। मैं आपको स्पून फीड करके दे दूंगा, बस आपको वो कंज्यूम करने की कहीं ना कहीं एनर्जी अपने अंदर रखनी है। बट 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपको खुद से करनी ही पड़ेंगी। इनमें मैं चाह के भी आपके बिहाफ पे मेहनत नहीं कर सकता। ये मेहनत आप प्लीज़ कर लीजिएगा। जिसमें सबसे पहली चीज़ क्या थी? लॉजिक्स रजिस्टर मेंटेन करना। दूसरी चीज़ क्या थी? 1/4 रूल को डेली बेसिस पे फॉलो करना। तीसरी चीज़ क्या थी? क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में जो भी चीज़ें आपको डिफिकल्ट लग रही थी उनकी मार्किंग्स कर लेना आईसीआई के ही स्टडी मटेरियल में। एंड लास्टली, डेली बेसिस पे डाउट्स पूछिए, जो भी आपको आते हैं बेझिझक पूछिए, कभी भी शर्माइए मत। ये 4 चीज़ें कहीं ना कहीं लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, फर्स्ट पेज पे लिख लीजिए, और डेली बेसिस पे प्लीज़ फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे शानदार अंडरस्टैंडिंग आपकी बनती हुई टैक्सेशन सब्जेक्ट में। दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू से। नाउ लेट अस स्टार्ट स्टडिंग। काफ़ी सारी इधर उधर की गुफ्तगू हो गई, थोड़ा बहुत आप फेमिलियर होने लग गए होंगे मुझसे एज अ टीचर। अब पढ़ाई को चालू करते हैं, विच इज़ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहले उसको स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे किस पे? इनकम टैक्स पे।
तो देखिए सबसे